नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ईपीएफ के बारे में। ईपीएफ होता क्या है, किस तरीके से काम करता है। ईपीएफ यानी एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। यह एक प्योर गवर्नमेंट ओरिएंटेड स्कीम होती है, गवर्नमेंट के द्वारा रेगुलेट की जाती है। भारतीय सरकार इसके ऊपर अपना काम करती है। इसका पूरा नाम होता है ईपीएफओ यानी एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन कौन है? भारतीय सरकार। इस पूरे ईपीएफओ की रख रखाव, इसकी सिक्योरिटी, इसको मैनेज करना भारतीय सरकार की पूरी तरीके से गारंटी के तौर पे होता है, उसी की नज़रों में होता है। तो आज हम ईपीएफ के बारे में बात करेंगे और पूरी जानकारी इसकी साथ लेके चलेंगे। इसके अंदर किस तरीके से इन्वेस्टमेंट होता है, पर मंथ कितना इन्वेस्टमेंट होता है, कितना इंटरेस्ट मिलता है और कब रिटायरमेंट में हमें इसका पैसा मिलता है। अगर वो पैसा हमें टाइम से पहले चाहिए तो उसके अंदर क्या शर्त होती है। इन तमाम जानकारियों को साथ लेते हुए हम आगे बढ़ेंगे। इसकी कोई भी बेसिक से लेके और किसी भी तरह की जानकारी आज मैं पूरी की पूरी कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करूंगा। फिर भी आपके जहन में कोई ऐसा सवाल है ईपीएफ के बारे में तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर पूछना, मैं उसकी जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। तो बने रहिए वीडियो में अंत तक और हम चलते हैं ईपीएफ की पूरी जानकारी की तरफ। ये जो दो पार्ट होते हैं, एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉय, दोनों मिलकर जो एम्प्लॉय की सैलरी में से कुछ पार्ट सैलरी का, कुछ पार्ट अमाउंट का काटते हैं। ठीक ना, ध्यान से सुनना, कुछ पार्ट अमाउंट का डिडक्ट करते हैं। ये कुछ पार्ट मिलकर ईपीएफ अकाउंट के अंदर सेव करते हैं। आपको समझ में आ रहा है? एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर, ये एम्प्लॉय की सैलरी से कुछ अमाउंट काट कर उसको ईपीएफ अकाउंट के अंदर सेव कर। ये अकाउंट पूरी तरीके से गवर्नमेंट संचालित होता है, इसलिए ना तो इसके अंदर एम्प्लॉय किसी तरह का हस्तक्षेप कर सकता है, यानी कोई चेंज नहीं कर सकता, ना ही एम्प्लॉय इसके अंदर कोई भी चेंज कर सकता। ये पैसा किसको मिलता है? ये पैसा पूरी तरीके से एम्प्लॉय का होता है। उसको एंड में यानी कि रिटायरमेंट के बाद एक लमसम अमाउंट मिलता है। यहाँ तक समझ में आया कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय मिलकर एक अमाउंट काटते हैं और वो ईपीएफ में जाके जमा हो जाता है। ईपीएफ के अंतर्गत क्या होता है, एम्प्लॉय अपनी सैलरी जो कटवाता है उसको थोड़ा ज़्यादा भी कटवा सकता है, कम भी कटवा सकता है, लेकिन पूरी तरीके से ख़त्म नहीं करता। इसके अंदर क्या होता है, कोई भी गवर्नमेंट संस्था जिसके अंदर क्या है कि आजकल रूल अलग अलग है, फिर भी आपको बताता है चलो, अगर किसी एम्प्लॉय की सैलरी 15,000 रुपये या उससे ज़्यादा यानी 20, 25, 30 या उससे थोड़ा ज़्यादा आगे तक या 15 से थोड़ा कम, तो किसी भी संस्था में जो कि ईपीएफ रजिस्टर्ड कोई भी कंपनी के अंदर काम करता है, यानी उस कंपनी में प्रत्येक एम्प्लॉय का ईपीएफ कटता हो। अगर किसी कंपनी में आज के टाइम पे अगर किसी संस्था में 10, 15, 20, 25 लोग काम करते हैं तो उसको आजकल तो जीएसटी भी लेना पड़ता है, कंपनी को नाम भी करवाना पड़ता है, रजिस्ट्रेशन भी करवाना पड़ता है, होल्डिंग भी करवाना पड़ता है, सब कुछ करवाना पड़ता है। तो उसे ईपीएफ कर्मचारी का काटना ही पड़ेगा, यानी ईपीएफ रजिस्टर्ड कंपनी को देना होता है। जब किसी एम्प्लॉय का ईपीएफ रजिस्ट्रेशन कंपनी के अंदर होता है, उसमें वो काम करता है और मान लीजिए उसकी सैलरी है 15,000 रुपये। 15,000 जब उसकी सैलरी होगी तब उस 15,000 सैलरी में से कुछ पार्ट एम्प्लॉय का कटेगा, जिसे एम्प्लॉयर भी काटता है और एम्प्लॉय भी कटवाता है। और जो कुछ पार्ट मिलकर जो बनता है, यानी कि ए पार्ट काटा एम्प्लॉय की तरफ से, बी पार्ट काटा एम्प्लॉयर की तरफ से, ये जो ए बी पार्ट बनेगा इस पे मिलेगा गवर्नमेंट की तरफ से परसेंटेज की इंटरेस्ट ऑफ रेट। इंटरेस्ट ऑफ रेट अगर 2024-25 का लगाएं तो बहुत अच्छा है, 8.25, यानी 8.25 इंटरेस्ट रेट के साथ ये पूरा का पूरा एम्प्लॉय का होता है। यानी जितना भी साल के अंदर किसी एम्प्लॉय का पीएफ कटा है उस साल को जोड़ के, उस पीएफ को जोड़ पे जो 8.2% का इंटरेस्ट सरकार देती है एक साल के अंदर। इस तरीके से ये हर साल जुड़ता रहता है। ये अमाउंट हर साल एम्प्लॉय के सैलरी के अंदर जुड़ता रहता है, हर साल उसको ये परसेंटेज यानी कि 8.2% का इंटरेस्ट मिलता रहता है। अगर आगे बढ़ा तो 8 से 9 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है और 8 से कम भी हो सकता है, लेकिन जितना भी होगा सरकार का वो एम्प्लॉय को मिलता रहेगा। अब बात करते हैं एम्प्लॉय का बेसिक सैलरी। एम्प्लॉय की होती है बेसिक सैलरी प्लस जो डीए का होता है
12%। ये दोनों मिलकर अकाउंट के अंदर सेव कर दिए जाते हैं। बेसिक सैलरी प्लस डीए का 12% दोनों मिलकर ईपीएफ अकाउंट के अंदर जोड़ दिए जाते हैं। ठीक है, ये तो होता है एम्प्लॉय की तरफ से, ये एम्प्लॉय की तरफ से होता है ये पार्ट। अब आता है एम्प्लॉयर का पार्ट। अब एम्प्लॉयर के पार्ट के अंदर क्या होता है, बेसिक सैलरी, ठीक है, बेसिक सैलरी होगी प्लस डीए का 12% होगा। ठीक है, एक तो ये होगा जिसके अंदर 8.33 तो जाता है ईपीएस में, ईपीएस यानी कि एम्प्लॉय प्रोविडेंट जो पेंशन होती है उसके अंदर 8.33 जाता है। ठीक है, और 3.67 उसका ईपीएफ में जाता है। यहाँ तक समझ में आया। जो एम्प्लॉयर उसकी सैलरी काटता है वो बेसिक प्लस डीए, उसके अंदर 8.33 तो चला जाता है ईपीएस यानी पेंशन स्कीम में, ये होती है पेंशन स्कीम। ठीक है, पेंशन स्कीम के अंदर चला जाता है और 3.67 चला जाता है उसका ईपीएफ में। ये सारा अमाउंट जोड़ने के बाद किसका बनता है, ये बनता है सीधा सीधा एम्प्लॉय का। ये एम्प्लॉय का अमाउंट होता है। ये साल के हर महीने की एक गणना होती है, पर मंथ कटता है ईपीएफ, हर एम्प्लॉय का पर मंथ कटता है। 12 महीने का जब ईपीएफ कट जाता है तो सरकार उस पर 8.25% का इंटरेस्ट लगा के उसको एम्प्लॉय की सैलरी के साथ जोड़ देती है। ये सरकार का हर साल का काम होता है, हर महीने पे जो उसको पीएफ मिलता है किसी भी संस्था से। अब बात करते हैं ईपीएफ के प्रॉफिट के बारे में। ईपीएफ के कुछ लाभ भी होते हैं, है ना। ईपीएफ के प्रॉफिट नंबर 1, ईपीएफ रिटायरमेंट के बाद एक अच्छा खासा अमाउंट होता है। रिटायरमेंट के बाद एक एम्प्लॉय के पास एक अच्छा खासा अमाउंट होता है उसके जीवन जीने के लिए। सेकंड बात होती है एटीसी के तहत उसे टैक्स के अंदर रिबेट भी मिलती है। एटीसी के तहत उसे टैक्स रिबेट मिल गई। थर्ड नंबर पे बात करें, जो इंटरेस्ट रेट मिलता है, यानी जो इंटरेस्ट रेट मिलता है वो उसके अंदर सरकारी यानी गवर्नमेंट एक गारंटी होती है। गवर्नमेंट गारंटी के साथ उसे इंटरेस्ट रेट भी मिलता है इसके अंदर। फोर्थ नंबर पे अगर बात करें, फोर्थ नंबर की बात है, अगर एम्प्लॉय उस बीच में अपनी संस्था को बदलता है यानी कि एक कंपनी से दूसरी कंपनी में जाता है कोई भी एम्प्लॉय, तो वो सेम जो अकाउंट है ईपीएफ का, जो सेम अकाउंट है उसको दूसरी कंपनी में एज इट इज ट्रांसफ़र भी कर सकता है। यानी ट्रांसफ़र की जो सुविधा है वो एज इट इज़ रहती है और बिल्कुल सेम अमाउंट का बना रहेगा। इस ट्रांसफ़र में किसी भी तरह का चार्ज नहीं लगता, किसी भी तरह की पेनल्टी नहीं लगती। जैसा ए कंपनी में आप चल रहे थे वैसे बी कंपनी में जब स्विच करते हो तो सेम टू सेम सारा प्रोसेस रहेगा। फिफ्थ नंबर की अगर बात करें, यानी इसके फिफ्थ बेनिफिट की बात करें, अगर पैसा कोई भी एम्प्लॉय समय से पहले निकलवाना चाहते हैं, यानी रिटायरमेंट से पहले अगर कोई अपना पैसा निकलवा सकता है तो उसके लिए भी सुविधा, यानी कोई भी अगर मैरिज है ना, कोई भी मेडिकल इमरजेंसी आ गई है, किसी को अगर पर्सनल इश्यू है, मकान बनाना है, तो ये सारी इमरजेंसी को मेंशन करने के बाद वो अपना टाइम से पहले अपना पैसा भी निकलवा सकते। ये सारी सुविधा ईपीएफ के अंदर ऑलरेडी गवर्नमेंट ने मेंशन की हुई है, दी हुई है और संचालित भी अच्छी तरीके से होती है। अब आता है ईपीएफ नंबर और यूएन नंबर क्या होता है, मैं आपको बताता चलूँ। यानी इसको हम ईपीएफ नंबर भी बोल सकते हैं या यूएन नंबर भी बोल सकते हैं, एक ही बात है। ईपीएफ नंबर यानी एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड नंबर, यूएन नंबर यानी यूनिवर्सल अकाउंट नंबर। ये यूएन नंबर जो होता है ये एम्प्लॉय को एक ही बार मिलता है, यानी अगर किसी एम्प्लॉय को यूएन नंबर मिल गया है वो उसको एक ही बार मिलेगा। वो एक ऑथेंटिकेशन नंबर होता है, पर्टिकुलर एक ही होता है। अगर हम अपने जीवन काल में 10 कंपनियां भी चेंज करते हैं तो भी वो यूएन नंबर एक ही रहेगा, वो दूसरी कंपनियों में स्विच होता रहेगा। इस यूएन नंबर के कारण हम अपने जितना भी पैसा हमने जमा किया है, जितना भी गवर्नमेंट से हमें ब्याज मिला, सबकी जानकारी हम इस यूएन नंबर से ट्रैक कर सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, इससे हम पासबुक को आराम से डाउनलोड कर सकते हैं। कोई भी हमारी जो पासबुक है, जितनी भी पासबुक बनेगी हमारे अकाउंट की, उसको आराम से डाउनलोड कर सकते हैं। तीसरी बात, अगर हमें पैसा निकालना है तो उसमें ही ये यूएन नंबर की ज़रूरत पड़ेगी। टाइम से पहले अगर हमें पैसा निकालना है या रिटायरमेंट के बाद पैसा निकालना है, उस वक्त ये यूएन नंबर हमारे पास होना ज़रूरी है, इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी, तो उसमें भी ये काम आता है। फोर्थ नंबर, अगर ये यूएन नंबर हमारे पास है तो हम कहीं भी अपने ईपीएफ की जानकारी ट्रैक कर सकते हैं, अपने ईपीएफ को वॉच कर सकते हैं, कितना पैसा पर मंथ हमारा कट रहा है। इस यूएन नंबर को डालना है, साथ में एक पासवर्ड भी
डालना है, उसके बाद हमारा रजिस्ट्रेशन होगा और हमें शो हो जाएगा। अब आता है कि ईपीएफ को कहाँ देखें। कईयों का होता है कि लास्ट में बता रहा हूँ कि ईपीएफ को अगर किसी को देखना है तो कौन सी वेबसाइट पे जाए, www.epf.in या gov.in पे भी हम देख सकते हैं। उसके अलावा जो ऐप है उसमें भी जाके हम ईपीएफ को देख सकते हैं। मैं आपको लिख देता हूँ। अगर हम ईपीएफ को ट्रैक करना चाहते हैं उसके 3 तरीके हैं। अगर हम लॉगिन करना चाहते हैं तो www.epfindia.gov.in इस वेबसाइट पे जाके हम अपने ईपीएफ को ट्रैक कर सकते हैं, यूएन नंबर डाल के लॉगिन कर सकते हैं। सेकंड आती है उमंग ऐप। अगर आपके पास उमंग ऐप है फ़ोन में या ऐप को डाउनलोड किया हुआ है तो उमंग ऐप में आप इस तरीके से अपने ईपीएफ की जानकारी ले सकते हैं। ईपीएफ HO ब्रैकेट में यूएन नंबर देन लैंड, आपको आपका ईपीएफ की पूरी जानकारी मिल जाएगी। थर्ड नंबर पे आप मिस कॉल से भी ईपीएफ की जानकारी ले सकते हो। मिस कॉल देना आपको 9966044425 पे आपको मिस कॉल देना है। और उमंग ऐप का जो ऐप के भेजना आपको नंबर पे वो है 7738299899। मैं इसको डिस्क्रिप्शन में भी अच्छी तरीके से लिख दूंगा, आप वहाँ से भी अच्छी तरीके से ले सकते हैं। तो ये कुछ जानकारी थी ईपीएफ के बारे में। मैंने तमाम जानकारी ईपीएफ की दे दी है। फिर भी कोई डाउट रहता तो प्लीज़ कमेंट्स में पूछना।